राधे राधे दोस्तों। आज ये जो मैंने वीडियो बनाया है ये एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर है जो कि इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है सोशल मीडिया में भी और मीडिया में भी। और क्योंकि मैं उस क्षेत्र से आता हूँ तो मेरे भी हृदय के काफ़ी निकट है। और अगर आप कुछ सोशल मीडिया को या न्यूज़ चैनल्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता चला होगा कि अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, विंध्यवासिनी कॉरिडोर, केदारनाथ के विकास और महाकाल कॉरिडोर के बाद मोदी सरकार, योगी सरकार, भाजपा की डबल इंजन सरकार हैं की नज़र जो है वो वृंदावन की तरफ है और वृंदावन में बांके बिहारी कॉरिडोर बनने जा रहा है। अब जाहिर है कोई भी मुद्दा इस देश में उठता है तो उसके पक्ष में और उसके विरोध में आवाज़ें उठती हैं, तो ऐसा इस मुद्दे के साथ भी हो रहा है। इस मुद्दे के समर्थन में भी और विरोध में भी काफ़ी प्रभावशाली आवाज़ें हैं। तो इस बारे में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि दोनों पक्ष क्या हैं और क्या कोई तीसरा पक्ष भी है इस मामले को लेकर, तो वो भी हम खंगालने की कोशिश करेंगे। जो पहला मुद्दा है जो इसके समर्थन का है वो लोग उनका बहुत ही दृढ़ पक्ष है और वो ये है कि वृंदावन में और मथुरा में जिस हिसाब से कोरोना के बाद से भीड़ बढ़ी है और संतों के वीडियो, जो बड़े बड़े संतों के वीडियोस देख के लोग और सोशल मीडिया के प्रभाव से जो रेला है, जन सैलाब है भक्तों का वृंदावन में आने लगा है, उसको संभालने में या उसको सहेजने में या उसको समेटने में वृंदावन की कुंज गलियां जो हैं वो असमर्थ हैं। क्योंकि लाखों की भीड़ और छोटी छोटी गलियां, उनमें कुछ पिछले वर्षों में एक दो व्यक्तियों की दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मृत्यु भी हुई है, क्योंकि वहाँ पे भगदड़ जैसी स्थिति बनी थी मंदिर प्रांगण में या मंदिर को जो गलियाँ जाती हैं। और आपने देखा होगा कि पहले जो भीड़ थी मथुरा में वो वृंदावन में, मथुरा में भी वो दो स्थानों पर ज़्यादा होती थी और पर्वों पर ज़्यादा होती थी। वो थी कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में कृष्ण जन्मभूमि पर, जो कि स्वाभाविक है, लेकिन वो कृष्ण जन्मभूमि काफ़ी बड़ा प्रांगण है और जो प्रत्येक एकादशी अमावस्या को होती है और सावन जैसे महीनों में या फागुन के महीनों में या कार्तिक के महीने में होती है, वो है बांके बिहारी मंदिर में और अब समूचे वृंदावन में। पहले सिर्फ बांके बिहारी मंदिर में होती थी, लेकिन अब जो है जैसे जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, तो जो वृंदावन के सप्त देवालय हैं या जो बचे हुए देवालय हैं जैसे श्री राधा रमण जी, श्री राधा वल्लभ जी, श्री राधा दामोदर जी, निधिवन, इनमें भी भयंकर रेला है। अगर आप निधिवन का स्वरूप देखेंगे पिछले कुछ सालों में कितना परिवर्तित हो गया है, तो आपको इस बात का अंदाज़ा लग जाएगा कि वृंदावन की का जो छोटा सा प्याला है उसमें कितना जल समा रहा है और कितना जल छलक रहा है। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है और जहाँ लोगों की जान जाएगी वहाँ पर सरकार को दखल देना पड़ेगा और उसके लिए कोई प्रस्ताव भी देना पड़ेगा सरकार को। तो जब लोगों की जान गई तो एक PIL फाइल की गई इलाहाबाद उच्च न्यायालय में और फिर ये मामला आगे बढ़ के सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। दोनों न्यायालयों ने पूछा सरकार से कि आप क्या इस स्थिति से निपटने के लिए क्या प्रयास है, क्या सुझाव है, तो उन्होंने बांके बिहारी कॉरिडोर का प्रस्ताव दिया जो कि मोटा मोटा स्वीकार कर लिया गया है और सरकार उसके बाद एक अध्यादेश भी ले आई है। जबकि सुनवाई चल रही थी उसी दौरान सरकार एक अध्यादेश भी ले आई है जिसमें उन्होंने पूरी तरह से अपना प्रस्ताव जो है वो एक तरह से बुलडोज कर दिया है। जैसा कि अब बुलडोज़र बाबा की सरकार है, तो जो प्रस्ताव है उसको प्रस्ताव से आगे बढ़ चुका है। ये दूसरा जो पक्ष है वो वृंदावन के कुछ ब्रजवासियों का, खासतौर पर जो उस क्षेत्र में रहने वाले दुकानदार हैं, ब्रजवासी हैं और गोस्वामी हैं, उनका है। उनका पक्ष ये है कि ये जो मंदिर की परंपरा है उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही है। वृंदावन की जो पौराणिक निधि है उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही है। सरकार की नज़र मंदिर की संपत्ति पर है, सरकार जो है वो इस मंदिर को हड़पना चाह रही है और जो वृंदावन का स्वरूप है वो इस कॉरिडोर से पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। अब क्या ये बात सही है या ये बात गलत है? मुझे जहाँ तक मेरा अनुमान है या जहाँ तक मेरा विचार है वो ये है कि दोनों का ही पक्ष सही है और इन दोनों पक्षों के बीच वास्तव में जो लोग पिस रहे हैं वो हैं आम जनता, आम श्रद्धालुजन। क्योंकि अब और वो पिसेंगे भी। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि वो इस प्रस्ताव के बाद भी पिसेंगे, इस प्रस्ताव से पहले भी, कॉरिडोर से पहले भी पिस रहे हैं भीड़ में और कॉरिडोर के बाद भी पिसेंगे धूप में। अब इसका मैं आपको ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ मैं बताता हूँ। सबसे पहला ये है कि
जो कॉरिडोर की अगर हमको सफलता देखनी है या विफलता देखनी है, वो जो मौजूदा कॉरिडोर है हम उनसे देखते हैं। तो आप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जाइए, जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव है वो खासतौर पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का है और महाकाल कॉरिडोर का है। विंध्यवासिनी में नहीं गया तो मैं इन दोनों की ही बात करूँगा। तो वहाँ पे आम जनता के लिए सुविधाओं के नाम पे बड़े बड़े कक्ष बनाए गए हैं, एयर कंडीशन हॉल बनाए गए हैं, पर क्या आपको प्रवेश मिला है? आप में से जो भी काशी गया है या जो भी उज्जैन गया है वो मेरे को बताइए कि कितने लोगों को उन कक्षों में प्रवेश मिला है? किसी को नहीं मिला। आपको तो लाइन में ही लगना पड़ता है। और पहले तो क्या था, गलियां थी तो छाँव भी मिल जाती थी खड़े होने के लिए, हालांकि भीड़ भाड़ होती थी। आप मतलब ये दूसरा है, लेकिन जब नॉर्मली एक लाइन लगती थी तो आप छाँव में खड़े रहते थे। अब आपको सर्दी गर्मी बरसात में खुले में खड़ा रहना पड़ता है, तपते पत्थरों में खड़ा रहना पड़ता है, गीले या ठंडे पत्थरों में खड़ा रहना पड़ता है। मोबाइल वगैरह कुछ अलाउड नहीं होता, चप्पलें अलाउड नहीं होती, और आप जो है वो तपती रेत में तपते पत्थरों पर अभी भी खड़े होते हैं। वृंदावन में जो भीड़ लग रही है जो कि प्रेम मंदिर तक पहुंच जाती है, उसी प्रकार अगर आप काशी जाएंगे तो काशी में भी बहुत लंबी लाइनें कॉरिडोर बनने के बाद भी लग रही हैं। काशी और महाकाल कॉरिडोर में भी अगर आप घूमेंगे तो आपका घूमना दूभर हो जाएगा। ये जो देश जो कि उष्ण जलवायु वाला देश है, उसमें छाँव की लेश मात्र व्यवस्था नहीं है इन कॉरिडोरों में। हाँ चौड़े हैं, हाँ स्थान है, लेकिन क्या आराम है? नहीं है। क्या लाइन ख़त्म हो गई है? नहीं है। क्या वीआईपी कल्चर ख़त्म हो गया है? नहीं। अभी जो आरोप लगता है गोस्वामी पर, वो ये लगता है कि वो वीआईपी कल्चर को बढ़ावा देते हैं, पैसे दे देकर दर्शन कराते हैं। तो क्या काशी विश्वनाथ में ये नहीं हो रहा है? क्या महाकाल में ये नहीं हो रहा है? हो रहा है। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, अनुभव किया है। क्या वहाँ पे 100 या 500 रुपये लेके जो मंदिर के जो जुड़े हुए लोग हैं वो आपको सीधे गर्भगृह या बाहर तक नहीं ले जाते? ले जाते हैं। क्या वृंदावन में वो ख़त्म हो जाएगा कॉरिडोर बनने के बाद? बिल्कुल नहीं ख़त्म होगा। तो क्योंकि हमारा अनुभव ऐसा है। दूसरा, कहीं भी पेड़ नहीं लगाए हुए हैं। तीर्थ का अर्थ होता है जल राशि। एक मंदिर, जो तीर्थ की हमारी परिभाषा है वो है तीर्थ होता है, और तीर्थ के साथ जल राशि होती है और कुंज होते हैं। कुंज मतलब पेड़ होते हैं। ना तो पेड़ लगे हुए हैं काशी विश्वनाथ में, ना ही महाकाल कॉरिडोर में लगे हुए हैं छायादार वृक्ष, और ना ही अभी जो आपको एनिमेशन दिखाया जा रहा है उसमें तो बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब बन के आया है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर उसमें कोई वृक्ष नहीं दिखता। छायादार वृक्ष लगा हो जहाँ पे लोग आके बैठ सकें या ध्यान कर सकें या चल सकें, ऐसा कुछ नहीं है। कोई छाँव की व्यवस्था नहीं है। खुले आसमान के नीचे आपको चलना है अभी भी, बस जगह चौड़ी है तो लू आपको आराम से लग सकती है। वहाँ पर आपको बारिश भी आराम से भिगाएगी और आपको ओस और धुंध भी आपको उसी तरह से सताती है और सता रही है, और ना ही वीआईपी कल्चर बंद हुआ है। तो इनकी कॉरिडोरों की सफलता को देखते हुए तो मेरे को तनिक मात्र भी इसके समर्थन में मैं नहीं हूँ। अगर अभी जो प्रस्तावित किया जा रहा है उस प्लान को आप देखें तो वहाँ पे एनिमेशन में पेड़ दिख रहे हैं, लेकिन सच में पेड़ होंगे या नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हमने तो नहीं देखे पेड़ लगे हुए बाकी जो कॉरिडोर बने हैं उनमें। दूसरा रहा सवाल मंदिर की परंपराओं का और मंदिर के व्यवस्थाओं का। ये सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो अन्य धर्मों के मंदिर या अंदर नहीं, जो अन्य धर्मों के स्थल हैं वे स्वायत्त हैं। मस्जिदें स्वायत्त हैं, मतलब उनका सरकार का सीधा दखल नहीं है। चर्चों पर सीधा दखल नहीं है। गुरुद्वारों के लिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी है। इस तरह से चर्च जो अलग अलग है, जो कैथोलिक चर्च हैं, जो प्रोटेस्टेंट चर्च हैं, जो पेंटिकोस्टल चर्च हैं, उनका जो रख रखाव, उनकी देखभाल, उनके जो संप्रदाय हैं उनके हिसाब से किया जाता है। इसी तरह से शिया मस्जिदों का, सुन्नी मस्जिदों का उनकी परंपराओं के हिसाब से उनमें देखरेख की जाती है। तो ये जो बांकी बिहारी मंदिर है ये हरिदास जी के वंशजों का है, और यहाँ पर श्री कृष्ण और राधा जी का एकल स्वरूप है, जुगल स्वरूप में एक मूर्ति है, और वो बाल रूप में है और उसकी बाल रूप में पूजा की जाती है। तो गोस्वामियों पर ये भी दबाव है, मंदिर प्रबंधन पर, जो अभी का मंदिर प्रबंधन है उस पर भी दबाव है कि मंदिर का समय बढ़ाया जाए। तो वो जो एक भाव है उस भाव को समाप्त किया जा रहा है। जैसे आप श्री राम मंदिर में बोल रहे हैं, जहाँ पे शायद पुजारियों को दखल देना पड़ा था कि सुबह से शाम तक दर्शनों का रेला लगा रहता है। वहाँ पर अगर हम
दिव्यता मान रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठित रामलला विराजमान है, तो क्या उत्तरदायित्व नहीं है हमारा कि उनका भी प्राण प्रतिष्ठित दिव्यता के तौर पर उनकी सेवा की जाए? विश्राम के का समय हो, भोग का समय हो, वो नहीं है। मतलब लगातार सुबह से जब दर्शन खुलते हैं संध्या तक, वो रात्रि तक दर्शन चलते ही रहते हैं। क्या 5 वर्षीय रामलला के लिए संभव है? आप क्या अपने किसी 5 वर्ष के बच्चे को 18 घंटे तक जगाओगे? तो आप ये रामलला के साथ क्यों किया जा रहा है? और क्या वही प्रयास बांके बिहारी जी के साथ करने का है? इसके अलावा यदि सरकार इस पर अधिग्रहण कर रही है तो मंदिर का पैसा, मंदिर के ट्रस्ट का पैसा क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? ट्रस्ट का पैसा से ही ट्रस्ट के लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। ये तो बहुत, मतलब गोस्वामी को जो मुआवजा देने की बात हो रही है वो उन्हीं के ट्रस्ट के पैसे से उन्हीं को देने की बात हो रही है। तो ये तो उन्हीं का पैसा आप ही को, जैसे आपकी ज़मीन अधिग्रहण किया जाए और आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकाल कर आपको मुआवजे में दे दिया जाए, तो ये कहाँ का न्याय हुआ? सरकार अधिग्रहण कर रही है तो पूर्ण रूप से अधिग्रहण करें, और पूर्ण रूप से ही कर रही है, क्योंकि जो उन्होंने ट्रस्ट बनाया है उसमें 17-18 लोग हैं, उनमें से सिर्फ 2 गोस्वामी हैं, बाकी सब सरकारी अधिकारी हैं या नामित सदस्य हैं। तो यहाँ पर तो सरकार एक तरह से अधिग्रहण कर रही है। वैसे ही भी भारत के प्रमुख मंदिर जो हैं वो सरकारी कब्जे में हैं और वहाँ पर सरकारें उनके पैसे का दुरुपयोग भ्रष्टाचार में कर रही हैं। जैसा कि हमने तिरुपति में देखा था किस प्रकार के कांड हुए हैं, वहाँ पर मांसाहारी चीज़ें प्रसाद में मिल जाने की खबरें थी। क्या आपको लगता है कि अब वृंदावन के पेड़ों में भी हमको इसी तरह की खबरें सुनने को आएंगी? क्योंकि सरकार पे आप कह सकते हैं कि अभी तो भाजपा की सरकार है, कि आपको भाजपा की सरकार पे भरोसा नहीं है। मुझे तो नहीं है वैसे भाजपा की सरकार पर भी, लेकिन अगर चलिए, क्या भाजपा की सरकार गारंटी देती है कि वो हमेशा बनी रहेगी? क्या कल को कोई और पंथ को मानने वाली और मतावलंबी सरकारें नहीं आएंगी? तो क्या वो उस मंदिर का उस रूप में संचालन कर पाएंगे जिस रूप में अभी हो रहा है? हाँ, भ्रष्टाचार है, जो अभी का प्रबंधन है उसमें भ्रष्टाचार है, लेकिन वो भ्रष्टाचार मिटा नहीं है बाकी 2 कॉरिडोरों के बनने से। वीआईपी कल्चर के वीडियो महाकाल के पहले भी वायरल हुए थे, जहाँ पे एक महिला ने काफ़ी ज़ोर से बोलकर कहा था कि क्या हमें आप वीआईपी लोगों को अंदर गर्भगृह में प्रवेश कराकर जलाभिषेक करा रहे हैं, कि और हमको दर्शन भी नहीं करने दे रहे हैं, हमको धक्का दिया जा रहा है। इसी प्रकार काशी विश्वनाथ का गर्भगृह तो बहुत ही छोटा है, वहाँ पे 4 लाइनें लगती हैं और बाहर से ही लोग जल चढ़ाते हैं, और वो भी पता नहीं कितने समय तक चढ़ा पाएंगे जल। ऐसे ही जो बांके बिहारी मंदिर है उसमें भी क्षण भर के दर्शन होते हैं, बीच बीच में पर्दा डलता रहता है, तो लोगों को दर्शन कब होगा, कैसे होगा? क्योंकि बार बार पर्दा बंद करने की भी परंपरा है वहाँ पर, उसके साथ आपको भीड़ भी मेंटेन करनी है। तो अभी के भी जो सिक्योरिटी व्यवस्था है वहाँ पर भी दुर्व्यवहार की खबरें आती हैं, लेकिन वो कॉरिडोर के बनने से चली जाएंगी। क्या आप उत्तर प्रदेश पुलिस पर ये यकीन करते हैं कि वहाँ पे दुर्व्यवहार वो नहीं करेगी? तो मुझे, या कोई भी पुलिस, उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश हो, तमिलनाडु पुलिस हो, तिरुपति में आंध्रा की पुलिस हो, तो क्या वहाँ पर जो सुरक्षा है या फिर कोई भी सुरक्षा है, होमगार्ड है या प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी है, उनका दुर्व्यवहार नहीं होगा? सुचारू रूप से दर्शन की व्यवस्था के लिए अगर हमें कुछ देखना चाहिए तो हमें जो हमारी प्राचीन भारतीय परंपरा है उनको देखना चाहिए, और वो क्योंकि उत्तर में तो बची नहीं है, क्योंकि आक्रांताओं द्वारा उत्तर के मंदिर नष्ट किए जा चुके हैं। लेकिन जो अगर हम दूसरे मंदिर देखें, खासतौर पर मदुरई का मीनाक्षी मंदिर देखें या रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी मंदिर देखें, तो वहाँ पे देखेंगे बहुत ही भव्य और बृहद कॉरिडोर हैं, जहाँ पे लंबी लंबी लाइनें छाँव में खड़ी रहती हैं, हवा के आवागमन की व्यवस्था है, बाहर वृक्ष भी हैं। तो यदि और उनकी जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से हो रही है, तो सबसे पहली बात, मंदिर का प्रबंधन सरकार नहीं लेना चाहिए। किसी भी कीमत पर सरकार का मंदिर का प्रबंधन सरकार के अंतर्गत नहीं आना चाहिए, चाहे वो भाजपा की हो चाहे किसी और पार्टी की सरकार हो। दूसरा, जो परंपरा है वो चलनी चाहिए और जो परंपरा के वाहक हैं उन्हीं के द्वारा चलनी चाहिए। तीसरा, वृंदावन के स्वरूप को मेंटेन किया जाना चाहिए। उसके लिए हाँ, कुछ गलियों को चौड़ा किया जाना चाहिए, और आप पूरे के पूरे क्षेत्र पर बुलडोजर नहीं चला सकते, क्योंकि जो अभी का प्लान है उसके हिसाब से बांके बिहारी मंदिर से लेकर यमुना तक कॉरिडोर बन रहा है। फिर वहाँ से रोड आ रही हैं और वो रोड आके नीचे मिलेंगी। एक जो है वो आगरा पलवल हाईवे से आ रही है, दूसरी यमुना एक्सप्रेस वे से आ रही है, दोनों मिलेंगी यमुना के उस तरफ, और फिर एक रोड आके इस तरफ
बांके बिहारी जी की तरफ आएगी और वहाँ से कॉरिडोर शुरू होगा। तो क्या आपने परिक्रमा का ध्यान रखा है? परिक्रमा मार्ग को तो ये सीधे 90 डिग्री पे काट रहा है, परपेंडिकुलरली काट रहा है ये आपका कॉरिडोर। तो परिक्रमार्थी कैसे यहाँ से निकला करेंगे? जो ब्रज वृंदावन की परिक्रमा एकादशी से लेकर अमावस्या तक या पूर्णिमा पे लगती रहती है, उसके उनका भी ख्याल नहीं रखा गया है। क्या पीलू के पेड़ लगाए जाएंगे? क्या कदम के वृक्ष लगाए जाएंगे? क्या वट वृक्ष लगाए जाएंगे? नहीं है, क्योंकि पहले तो लगा ही नहीं है। तो क्या व्यवस्था वीआईपीओं के लिए नहीं होगी? अभी जो व्यवस्थाएं बनी है कॉरिडोर में, उनमें जनता के लिए तो कोई सुविधा नहीं है। जनता को लिए तो सिर्फ अभी भी लाइन है लंबी लंबी। तो मेरा सरकार से यही कहना है कि यदि आपको कॉरिडोर बनाना है तो सबसे पहले तो मंदिर पर अधिग्रहण ना करें। गोस्वामी की भी बात सुने, ब्रजवासियों की भी बात सुने और जनता की भी बात सुने, क्योंकि जनता तो जो अभी की स्थिति है उसमें भी पिस रही है और जो आप जो प्रस्तावित कर रहे हैं उसमें भी पिसेगी, क्योंकि पिस रही है दूसरे कॉरिडोर्स में भी। वहाँ पर भी वो धूप में ही खड़ी है, वहाँ पर भी लंबी लंबी लाइन है, वहाँ पर भी वीआईपी 500 रुपये दे के या ज़्यादा पैसे दे के अभी भी गर्भगृह तक उनको सीधे प्रवेश है। अभी भी जो सुविधाएं हैं, जो आपने बड़े बड़े एसी रूम बनाए हैं, उनमें वही बैठ रहे हैं आके, जनता नहीं बैठ रही है आके। तो अनुभव जो है वो कड़वा है या खट्टा है। तो उस अनुभव के आधार पर हम कहेंगे कि इस मौजूदा प्रस्ताव के आधार पर बांके बिहारी कॉरिडोर पर काम ना किया जाए, सड़कें चौड़ी की जाएं, वृक्ष लगाए जाएं, वहाँ पर मंदिर से निकासी और मंदिर से बाहर जाने की जो पूरी व्यवस्था है वहाँ उन गलियों को चौड़ा किया जाए और दर्शनों के लिए जो का समय है उसी समय और नियम का पालन किया जाए। अगर आप दर्शन करने आ रहे हैं तो समय लेके आएँ, आधे घंटे में तुरंत दर्शन करके आपका। अभी ये जो स्थिति आ रही है इसलिए हो रही है कि लोग आते हैं अपनी गाड़ियों से, वो कार पार्किंग में लगाते हैं और उनको 15 मिनट में दर्शन करने होते हैं। तो वो भी संभव नहीं है। हर चीज़ 15 मिनट की रील, 15 सेकंड या 30 सेकंड की रील नहीं है बिहारी जी के दर्शन करना। आपको आना है, आप समय लेके आइए और आराम से दर्शन कीजिए। और ये सरकार का और मंदिर के जो प्रबंधन है, मौजूदा प्रबंधन जो है, गोस्वामियों का प्रबंधन जो है, उनकी भी बहुत ही बड़ी चूक है। उन्होंने भी जिस प्रकार से अव्यवस्थाओं को और करप्शन को बढ़ावा दिया है, ये उसी का नतीजा है। अगर वे पहले चेत जाते तो ये स्थिति ना आती। मैं यही चीज़ें श्री राधारमण और श्री राधा वल्लभ मंदिर के प्रबंधकों से भी कहूँगा कि वे अभी भी चाहें तो सुधर जाएं, जो व्यवस्थाएं हैं उनको सुचारू कर लें, वरना जो अभी बांके बिहारी कॉरिडोर बन रहा है कल वो हो सकता है इन बड़े देवालयों को भी शामिल कर लिया जाए। तो गोस्वामी और सरकार दोनों जनता की सुने, भक्तों की सुने और अपने अपने जो प्रस्ताव हैं उनमें सुधार लाएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि बांके बिहारी जी सबको सद्बुद्धि देंगे और जो सभी के लिए सही होगा, जो ब्रज के लिए, ब्रजवासियों के लिए सही होगा, भक्तों के लिए सही होगा, वह किया जाएगा। धन्यवाद।